हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर चुका है। सभी राजनीतिक दल टिकटों का बंटवारा बहुत सोच समझ कर करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित होकर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। वहीं भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला समय हमें बताएगा। फिलहाल हमारे साथ है महम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट के दावेदार दीपक हुड्डा। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ सामान्य सी चर्चा करते हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। दीपक जी, सबसे पहला पड़ाव हमारा परिवार होता है। परिवार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप सबसे पहले सभी को अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कुछ। पारिवारिक बैकग्राउंड काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। बचपन में माँ बाप खो दिए थे। 3 साल की उम्र में माता जी का स्वर्गवास हो गया। उनका तो चेहरा भी मुझे अच्छे से याद नहीं है जी। 11वीं क्लास पास की तो फादर साहब गुजर गए थे जी। 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। अभी आपका इंटरव्यू अच्छे से करना है, नहीं तो मैं जब भी फादर साहब को याद करता हूँ तो कलेजा फटने को हो जाता है। दीपक, उनकी शिक्षाएं और उनका मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ रहेगा, और वो एक अलग स्फूर्ति और जोश को भी पैदा करता है कि हाँ, मुझे अपने माता पिता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य और अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है, और आप कर भी रहे हैं। बस ये भगवान की कृपा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया जी। फिर 12वीं की पढ़ाई छोड़नी पड़ी जी। और मेरी बड़ी सिस्टर थी जी। तो पारिवारिक समस्याओं के चलते वो भी घर आके रहने लगी थी जी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी भांजी तो नर्सरी क्लास में थी और भांजा फर्स्ट में, तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मांगी थी उसमें, और एक 3,500 रुपये की मुझे जॉब मिली थी। दिन रात खेती बाड़ी कर लेता था। ज़मीन मेरी इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी अंकल जी की ले लेता था, उनकी ज़मीन में खेती बाड़ी करता। हाँ, कबड्डी मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि बिना पैसे का खेल था। जब पैसे मेरी पढ़ाई के लिए नहीं थे तो कोई ऐसी चीज़ मैं कर नहीं सकता था जिससे मैं एक एक पैसा वेस्ट भी कर सकूँ, क्योंकि बहन को भी देखना और बच्चों को भी पढ़ाना। तो सुबह 2:30-3 बजे हर रोज़ उठता था जी भाई। 50-50 किलोमीटर रनिंग भी कर रखी मैंने अपने जीवन में, और बिना गुरु का खिलाड़ी हूँ। मेरे जीवन के स्टार्टिंग के 3-4 साल कोई गुरु नहीं था, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत। 7 बजे मुझे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाना पड़ता था। प्राइवेट स्कूल था, जल्दी जाना पड़ता। जो लोग ये बोलते होंगे कि जीवन में समस्याएं क्या है, मैं दिन में 2:30-3 बजे जब स्कूल की छुट्टी होती तब जाके खाना खाता था इतनी मेहनत के बाद। वही मेरा ब्रेकफास्ट लंच होता था और कभी भूख नहीं लगती थी। मैं आज उस समय को याद करता हूँ तो मैं खुद पे हैरान होता हूँ कि ऐसा कि कुछ ना कुछ कुदरत का करिश्मा या मेरे स्वर्गीय माता पिता का आशीर्वाद रहा। बिल्कुल रहा। अपने बच्चे पे कि ये कुछ कामयाब हो जाए। तो बहुत स्ट्रगल भरा दौर रहा, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। जीवन में बहुत संघर्ष देखा है जी। दर्शकों, इतना तो साफ तौर पे ही पता चलता है कि अगर हम सच्चे दिल से और सच्ची मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे तो स्वयं ईश्वर भी हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। दीपक जी, आप अपनी राजनीतिक प्रेरणा स्रोत के बारे में बताइए, क्योंकि आपका जो रहा, आपने बताया कि बहुत विषमताओं को आपने अपने जीवन में फेस किया है, देखा है। तो राजनीतिक प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं आपके? आपने कैसे निर्णय लिया कि मुझे राजनीति में आना है? मैं खुद एक तो पहले जीवन में इतनी समस्याएं थी जी, और खेल जीवन में तो मेरे बहुत ज़्यादा समस्या रही। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं इंडिया टीम कैंप छोड़कर राजनीति में आया था, तो उसके पीछे भी काफ़ी समस्याएं रही होंगी। जी जी बिल्कुल। मैं उन समस्याओं से परेशान होकर कि मेरे खेल जगत में अगर इतनी समस्याएं हैं, जी। और मैं आप सबको एक जानकारी और देना चाहूँगा। जो लोग बिना मतलब सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं, सरकार कोई भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे जो छवि बनाई ना बाहर देशों में, पिछले 10-11 साल से देश का प्रतिनिधित्व किया। 140 करोड़ भारतीयों का कप्तान होने का भी गौरव मिला मुझे। इससे बड़ी क्या खुशी की बात होगी। मेरा तो जीवन सफल हो गया। अर्जुन पुरस्कार मिला। लेकिन जो बाहर देशों में जो पहले जाते थे, और अब जो छवि हमारी, जो भारत देश का खिलाड़ी बोलते हैं, और जो दूसरे देशों के खिलाड़ी, प्रेसिडेंट तक दूसरे देशों के, मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ते हैं कि भारत की। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत डिफरेंस आया। लेकिन जो लोग उंगली उठाते हैं सरकार पे, अगर खेल में कोई भी दिक्कत आ जाए, किसी भी खेल संघ से, जी, हमारी कबड्डी का खेल संघ 2017 से सस्पेंड है जी, हमारा कबड्डी का।
और काफ़ी कुछ गलत भी हो रहा था उसमें। तो मैं अपना कैंप छोड़ के आया था और मेरी राजनीति के प्रेरणा स्रोत मेरे गुरु, मैंने अनुराग ठाकुर जी को माना है। मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ। पहले मेरा राजनीति का विचार बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं फिर भी पहले से उनकी स्पीच वगैरह हमेशा से सुनता आया हूँ, जिस बेबाक तरीके से वो देश के लिए बोलते हैं और काम करते आए। क्योंकि आपको ऐसा लगा कि मैं अगर राजनीति में आता हूँ तो जो समस्याएं मैंने देखी हैं उनको दूर कर सकता हूँ। बिल्कुल। देखो, मुझे पहले नहीं पता था कि मतलब हमारे समाज में, गाँव में धरातल पर इतनी गहराई से इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं। मैं सिर्फ एक ही उद्देश्य लेके आया था कि ये जो खेल जगत है, अगर मैं इतने नीचे से आ सकता हूँ, नीरज चोपड़ा जैसा मेरा भाई और भी जो देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, वो यहाँ तक एक धरातल से ही तो आए हैं जी। अब प्रतिभाएं तो देखो गांव में बहुत ज्यादा बसती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये हमारे देश के ऐसे मिट्टी की ताकत है, मिट्टी की हमारी मिट्टी में है जी। बिल्कुल, हमारी मिट्टी का कोई कोना उठा लो, मिट्टी के एक मुट्ठी में हजारों प्रतिभाएं हैं जी। तो मैंने सोचा था कि इन प्रतिभाओं को तो शुरुआती दौर में जो दम तोड़ देते हैं, या इन समस्याओं की वजह से, चाहे वो कोई भी समस्या हो, जो खिलाड़ी दम तोड़ देते हैं, उनको मैं दम तोड़ने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। तो उस वजह से आया था कि मेरे जैसे हजारों दीपक हुड्डा हरियाणा की मिट्टी से निकलेंगे जी। दीपक जी, जब हम आपके क्षेत्र में आए तो मैंने आपका एक स्लोगन पढ़ा, सोच एक लक्ष्य एक विकसित महम। तो आप महम को विकसित किस रूप में करना चाहते हैं? आपने ऐसी कौन सी कमियां ऐसी देखी है महम में, और जो आप चाहते हैं कि हाँ, अगर मुझे पार्टी योग्य समझती है तो मैं महम के लिए इन विकास योजनाओं को जरूर लाना चाहूँगा? देखो, पहले तो मुझे मेरी पार्टी का आशीर्वाद चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ जी। अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है, मौका देती है, तो पहले तो मैं उन नेताओं को बोलना चाहूँगा, चाहे वो महम में हो या हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में, सड़कें नहीं, गलियाँ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, नाली गंदे नाली से भरे रहते हैं पानी, लोगों को पीने का पानी नहीं है, घरों में सप्लाई का पानी नहीं है, लोगों को खुजली हो रखी है, इतना गंदा पानी उनके घर में सप्लाई हो रहा है जी। जोहड़ वगैरह में, जो गांव में जोहड़ होते हैं, गाय भैंस जिसमें नहाने के लिए जाती है, पानी पीने के लिए, इतनी गंदी हालत है, वो बीमार वैसे ही हो जाते हैं। और इन समस्याओं के लिए इन लोगों को पूरे 5 साल घेरे रखा है, जबकि ये काम तो ऐसे हैं जिनके लिए जनता को जाना नहीं चाहिए। आप खुद उन समस्याओं में जियो, आपने उन मैं दिन रात उन समस्याओं में जाना है। एक बात बताओ जी, बिल्कुल। विकसित महम कैसे होगा जब 5 साल आप सड़कों, गलियों, नालियों में उलझाए रखेंगे जनता को, बेचारों को। जनता भगवान का रूप है, इनको इन समस्याओं में उलझाओगे आप। काम होते हैं जी, मैंने जो सोच रखा है जी, मेरे जैसे कम से कम 500-700 दीपक हुड्डा निकलने चाहिए। एक के गांव में 5-5 खेल नर्सरियां हैं। हरियाणा सरकार ने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले 972 खेल नर्सरियां दी हरियाणा में। 972 जी, ये छोटा आंकड़ा नहीं है जी। बिल्कुल। लेकिन फायदा क्या? जो यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि बन गया, जो जिसको विधायक बना दिया, वो काम क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। इन गाँव में, एक के गांव में सीसर है, मदीना है, बड़े बड़े गांव, बड़म्बा है, मोखरा है, इन गांव में 400, 500, 600 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन बाहर कितने निकल पाते हैं? 1, 2, 4, 5, 10। क्यों? वो दम तोड़ देते हैं बेचारे। अगर ये तकरीबन, अगर मैं नहीं बोलता कि मैं एकदम चुटकी बजाऊंगा और कोई जादूगरी कर दूं, लेकिन अगर इनमें से 50% भी कामयाब हो गए, 50-60%, तो एक गांव से 200 खिलाड़ी सरकारी जो अच्छे लेवल पे कुछ देश के लिए खेलेंगे, कुछ बढ़िया सरकारी नौकरी में लगेंगे, कोई रेलवे में टीटी होगा, कोई आर्मी में अफसर होगा, कोई नेवी में होगा, कोई बैंक्स में होगा, कोई लीग्स खेल रहा होगा। एक रास्ता मिलेगा, हर खेल की लीग चल रही है जी आज के दिन जी। बिल्कुल, हर खेल की लीग है। एक अच्छा उसको अमाउंट मिलेगा, एक अच्छा सम्मान मिलेगा, उसके फैमिली की लाइफ ठीक होगी, उसके गांव का नाम होगा, हमारे रोहतक जिले का होगा, हरियाणा का, भारत देश का होगा, बिल्कुल होगा। और अगर एक खिलाड़ी कामयाब होता है ना, तो 3 पीढ़ी सुधरती है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं जी, कोई एक अच्छी जगह बच्चा कामयाब हो गया तो 3 पीढ़ी सुधर जाती है। और एक सबसे बड़ी जरूरत, नशे से दूर रहेंगे, खेल में अच्छा ध्यान रहेगा, नशे से दूर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, पूरे गांव में अच्छा मैसेज आएगा। सबसे बड़ा विषय तो यही हो गया। आप कितने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा दो कि पूरा हरियाणा, पूरा भारत देश देखे। दूसरी बात, यातायात के नाम पे एक ट्रेंड चला रखा लोगों ने वोट लेने के लिए जी, हमारी बहन बेटियों के लिए बस चला दिया। अच्छी बात है, सेवा करते, आप सरकारी बस भी लगवा सकते हैं, आप विधायक हो जी। हाँ, सरकार से कह सकते हैं कि हाँ, इस क्षेत्र में ये इसका जो आना जाना, पढ़ाई, पूरे महम के, इतने सारे गांव के, पूरे महम कस्बे के, पूरे आप विधायक हो जी।
42-43 गाँव के ऊपर विधायक हुआ, महम शहर के ऊपर विधायक हुआ। एक सरपंच भी मगर मेहनत करे तो गांव को चमका के जगमग कर देता है, आदर्श गांव का दर्जा ले लेता है। आप विधायक हो, आप ये काम नहीं कर सकते। दर्शकों, अभी हम दीपक हुड्डा जी से बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं महम विधानसभा क्षेत्र से, और बहुत साफ शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं कि जो वर्तमान के विधायक है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि पूरा क्षेत्र ही जगमग हो जाए। खैर चलिए हम बातचीत का अपना सिलसिला जारी रखते हैं। दीपक जी, आपके महम विधानसभा क्षेत्र से और भी लोग हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, और स्वाभाविक सी बात है, आप सब भी ये जानना चाहते होंगे कि आप अपने टिकट की दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं। देखो जी, मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रबल मानता हूँ। जी, अब पार्टी का आशीर्वाद होना भी चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे महम में जब तक एक अच्छा युवा प्रतिनिधि बन के नहीं आएगा तो इन गाँव के लिए मेहनत कौन करेगा। मैंने तो जी अपनी जिंदगी में 24 में से 20-20 घंटे मेहनत कर रखी। दीपक जी, आपको अर्जुन अवार्ड मिला कबड्डी में, और आपने अपने ना केवल अपने क्षेत्र को बल्कि हम सबको गौरवान्वित किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो खिलाड़ियों के लिए आपकी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें आप निश्चित रूप से लाना चाहोगे। बहुत से मेरे खिलाड़ी साथी भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से अपने बेटे अपने भाई को सुन रहे होंगे जी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दिन रात आपकी सेवा, आपकी हर एक समस्या, जैसे मैंने पहले बोला, मैं एक मिनट और लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। ये सड़कें, गली नालियाँ, इनके लिए तो आपको मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, और ना मैं आपको मौका दूंगा कि आप इन छोटे छोटे कामों के लिए आएँ, क्योंकि ये मेरी प्राथमिकता, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये आप सब लोगों को बोलने का नहीं है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। फिर आती है बात शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, एजुकेशन, इन सब के ऊपर ध्यान देना। खेल तो मेरा सबसे पहले रहेगा, मैं आता हूँ खेल के ऊपर जी। बहुत से मेरे साथी सुन रहे होंगे, मुझे सुनते भी हैं, देखते भी हैं, वो सब चाहते हैं कि मैं भी दीपक हुड्डा बनूं, नीरज चोपड़ा बनूं, मनु भाकर बनूं, और भी किसी बड़े खिलाड़ी को अपना मोटिवेशन मानते हैं जी। बिल्कुल। लेकिन उनको शुरुआती दौर का बिल्कुल नहीं पता जी कि शुरुआत करें तो करें कहाँ से। उनको रास्ता ही नहीं पता, किस रास्ते पे हमें चलना है। बिल्कुल। मेरी तरह वाला कोई हो, अच्छा। मेरी तरह और भी ऐसे युवा होंगे जो चाहते होंगे योग्य है, बहुत ज्यादा योग्य जी, मैं खुद बोल रहा हूँ। हर गांव में प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, उनके लिए मैं चाहता हूँ एक तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर महम में खोला जाए, जैसे हमारा साई स्पोर्ट्स सेंटर है ऐसे। और ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी हर खेल का। किसी भी खेल के खिलाड़ी को ये नहीं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने साई सेंटर खोले हैं। मैं काफ़ी साल राजस्थान से खेला हूँ, पिछले साल ही वहाँ 33 साई सेंटर खोले गए थे, मुझे याद है ये तो, क्योंकि मुझे याद है उस समय मैं वहाँ मौजूद था। तो ऐसे ही एक साई सेंटर मैं सरकार से अपील करूँगा कि महम में भी खोला जाए, और वो हर खेल के खिलाड़ी के लिए हो। साथ के साथ मैं ये चाहूँगा कि मेरे जैसे अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर खिलाड़ी जो भी किसी भी खेल का हो, हमारे नीरज चोपड़ा भाई हैं, या शूटिंग में मनु भाकर हुआ, या जैसे बॉक्सिंग में मेरी धर्मपत्नी स्वीटी बुरा जी हैं, रेसलिंग में योगेश्वर भाई हुआ, ऐसे ऐसे और खिलाड़ियों भाइयों को लाऊं। वीकली नहीं तो मंथ में मैं चाहता हूं कि एक ऐसा उनके लिए जागरूक दिवस या उनका मोटिवेशनल डे उनका रखा जाए, ताकि उन खिलाड़ियों के बीच में कोई समस्या है तो उनको पता चले, मेंटर के तौर पे आए, इस समस्या को दूर कैसे करना है, दूर कैसे किया जाए। बिल्कुल, ताकि उनको पता लगे कि आपको सीढ़ी तक पहुंचना कैसे है जी। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी जी। और हर गांव में मैंने अभी भी, शायद आपको नहीं पता जी, बिल्कुल मैंने खेलेगा भारत जीतेगा भारत, गेम ऑन नशा गोन जी, बिल्कुल ये अभियान चलाया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की खेलो इंडिया नीति को आगे बढ़ाते हुए। इसके तहत मैंने सैकड़ों गाँव में खेल किट दी है, और अब खेल प्रतियोगिता कराई है। अब चुनाव का थोड़ा दौर आप समझ सकते हैं, व्यस्त समय आ गया है, नहीं तो मैंने तकरीबन 20 गाँव में खेल प्रतियोगिता कराई। उसके तहत मैंने ये नहीं किया कि सिर्फ युवाओं का खेल होगा, वो तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि मेरे खिलाड़ी भाई आगे बढ़ाने हैं। जिस गांव में जो खेल प्रतियोगिता थी, कहाँ फुटबॉल है, कहीं हॉकी, कहीं कबड्डी, कुश्ती, वो तो रखा ही। साथ में मैंने बुजुर्गों की दौड़ रखी, महिलाओं की दौड़ रखी, मटका दौड़ रखी। मेरी युवा बहनें हैं जो, उन्होंने किसी ने किसी गाँव में बोला कि हमारे लिए एक छोटी सी दौड़ रख दो, ताकि पूरे गाँव में एक माहौल खेल का जाए, नशे से दूर रहने के लिए जाए। और युवा खिलाड़ी साथी जिसमें जिसकी रुचि है, अगर वो हमारे बड़े बुजुर्गों को, माताओं को, पिताओं को भागते हुए देखें तो उनके अंदर कितनी एनर्जेटिक महसूस होगा, और पूरा गांव उस दिन इकट्ठा हो जाता है।
तो मैं इस मुहिम को चुनाव के बाद रुकने नहीं दूंगा। मैं इसको इतने बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा कि महम के एक घर से अगर किसी भी खिलाड़ी के अंदर इतनी सी टीस है ना खिलाड़ी बनने की, तो रुकेगा नहीं, वो उठ के मेरे साथ भागेगा। दर्शकों, दीपक हुड्डा को सुनने के बाद इतना तो मैं भी निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि जिस तरह से मतदाता जागरूक है कि मुझे अपने मत का प्रयोग क्या करना है, उसी तरह से राजनीतिक दलों को भी सजग रहना होगा कि हमें किस सत्ता के दावेदार को, किस टिकट के दावेदार को आगे लाना है, किसे हमें टिकट देनी है, क्योंकि जो इतना अच्छा सोच सकता है वो उससे ज़्यादा अच्छा करने की सामर्थ्य भी रखता है। हमारे साथ है दीपक हुड्डा, जिनको आपने अभी सुना। बहुत सकारात्मक सोच रखते हैं, ना सिर्फ खेलों के लिए बल्कि अपने क्षेत्र का भी उज्जवल भविष्य देखते हैं। हम ये शुभकामना रखते हैं कि वो विजयी रहे, आगे आए, अपने क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए इसी तरह से हमारा सिर हमेशा गर्व से ऊंचा करते रहें। हम जल्दी फिर मिलते हैं अपने सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद, जय भारत।